नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जो कंटिन्यू सीरीज आ रही है, शाम को 8 बजे डेली आपको एक क्लास मिलती है और इस डेली क्लास में आपको पर डे एक टॉपिक आपको क्लियर किया जाता है वहाँ पर। और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आपके खनिज संसाधन। यहाँ मैंने आज मैप पहले बना दिया है आपको, जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ों को बनाने में। तो मैंने पहले ही मैप बना कर रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज और खनिजों में, यानी खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा खनिज निकाले जाते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र। लेकिन सबसे पहले मैंने बात करी थी पिछली वाली क्लास में कि देखिए खनिज होता क्या है, कि खनिज हम कहते किसे हैं, खनिज क्या होता है। तो देखिए मैंने बताया था कि प्राकृतिक रूप से निर्मित पदार्थ खनिज कहलाते हैं। निर्मित पदार्थ खनिज कहलाते हैं। लेकिन हम खनिज के निकालने के लिए देखिए खनिजों को कई प्रकार से निकाला जाता है, इनको कई प्रकार से निकाला जाता है। और जो निकाला जाता है तो इनको निकालने के लिए कई प्रक्रिया की जाती हैं। तो इनको निकालने के लिए प्रक्रिया की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए उनको क्रम से, एक को उत्खनन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्खनन। अब ये उत्खनन क्या होता है? एक को उत्खनन कहा जाता है, एक को खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक को खुली खदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुली खदान। और इसके साथ साथ सर एक और होता है, इसको बोलते हैं कूप खदान। क्या बोलते हैं? कूप खदान। तो एक होता है सर कूप खदान। अब ये सब चीजें क्या होती हैं? कूप खदान होता है, एक उत्खनन होता है, एक खनन होता है, खुली खदान होती है। अब इनमें ही केवल डिफरेंस इतना होता है कि देखिए इनके अंतर्गत आने वाली चीजें होती क्या है। तो उत्खनन किसे कहते हैं? देखिए उत्खनन क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी परत की खुदाई करना उत्खनन कहलाता है। यानी खनिज निकालने के लिए जब पृथ्वी की केवल ऊपरी परत को ही हम खुदाई करते हैं, पृथ्वी की केवल ऊपरी परत को ही खोदा जाता है, तब उसे उत्खनन कहा जाता है। यानी खनिज निकालने के लिए, खनिजों के लिए, ठीक है, जब जब केवल ऊपरी परत की खुदाई की जाती है तब हम इसे क्या कहते हैं? उत्खनन कहते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी की परत को थोड़ी गहराई के साथ खोदें तब हम इस प्रक्रिया को खनन कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जब खनिज निकालने के लिए पृथ्वी को कुछ गहराई के साथ खोदा जाता है, यानी पृथ्वी की सतह को गहराई के साथ खोदा जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। अधिकतर मात्रा में खनिज इसी प्रक्रिया के माध्यम से निकाले जाते हैं। यानी खनन के द्वारा निकाले गए पदार्थों को खनिज कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तत्व या यौगिक जो भी होता है खनिज कहलाते हैं। और मैंने बताया भी था आपसे कि संपूर्ण पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 100 से भी अधिक प्रकार के खनिज मात्र भारत में पाए जाते हैं, जिनमें से 33 खनिज ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भारत में। अब इनमें से ही, ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में केवल प्रक्रिया एक ही हो। देखिए अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से खनिजों को निकाला जाता है। इनमें से उत्खनन होता है। खनन क्या होता है? खनन होता है गहराई के साथ की गई खुदाई। किसके साथ? गहराई। तो गहराई के साथ की गई खुदाई। जब हम पृथ्वी की गहराई के साथ खुदाई करते हैं और खनिजों को बाहर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। वहीं खुली खदान की बात करें तो खुली खदान होता क्या है? देखिए खुली खदान होता है कि कम गहराई वाली खाने, यानी वे खाने जो कम गहराई वाली होती हैं, वे खाने जो कम गहराई वाली होती हैं, ऐसी खानों को खुली खाने कहा जाता है। अगर हम कूप खदान की बात करें, या कूप खदाने कहा जाता है, या खाने कहा जाता है, या खनन कहते हैं, खुली खनन या कूप खदान या कूप खनन। तो अगर हम कूप खनन की बात करें तो इसमें होता क्या कि अधिक गहराई के साथ, किसके साथ? अधिक गहराई। तो अधिक गहराई के साथ अधिक गहराई के साथ की गई खुदाई और
इसके साथ साथ जो खनन निकाला जाता है, इस प्रकार की खान को कूप खदान कहा जाता है। और कूप का मतलब होता है कुएं। क्या होता है सर? कुएं। कुएं होता है, कूप का अर्थ होता है कुएं। यानी हम जब किसी, देखो आप जैसे कि सामान्य तौर पर आप गांव या देहात में आप देखते हैं, ठीक है, गांव, अधिकतर गांव में आपको कुएं देखने के लिए मिलेंगे। तो होता क्या है कि हम पानी निकालने के लिए, क्योंकि जल भी एक उसी में एक प्रक्रिया का माध्यम है, तो जल को हम निकालते हैं। तो जल को निकालने के लिए अधिक गहराई के साथ हमें नीचे ज़मीन में जाना पड़ता है। इसको यानी हम बोरिंग करवाते हैं, तो क्या होता है कि ज़मीन के अंदर तक खोदा जाता है। जब ज़मीन के अंदर तक खोदा जाता है तो कहते हैं भाई हमारा कुआं बन करके तैयार हो गया। तो इसे ही कूप कहा जाता है, कूप। और कूप का अर्थ होता है गड्ढा, यानी कुआं, कुआं खदान कह सकते हैं। तो कूप खदान अधिक गहराई के साथ खुदाई करके खनिजों को निकालने की प्रक्रिया कूप खदान कहलाती है। तो ये हमारी 4 प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से खनिजों को निकाला जाता है। अब बात करें कि खनिज अयस्क किसे कहते हैं। देखिए अयस्क भी आता है कि अयस्क कहते हैं किसे हैं। तो अयस्क को थोड़ा समझिए कि अयस्क होता क्या है। पहले अयस्क देख लेते हैं, अयस्क, उसके बाद देखेंगे क्षेत्र कि भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से खनिजों को निकाला जाता है। तो देखिए खनिज होता क्या है, जिन सैलों में, अयस्क होता क्या है, जिन सैलों में, जिन सैलो, सैल मीन्स होती हैं चट्टानें। तो जिन सैलों में, सैल मीन्स चट्टानें, कि जिन चट्टानों में एक ही प्रकार, एक ही प्रकार के खनिजों का, एक ही प्रकार के खनिजों का, एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण, संकेंद्रण पाया जाता है, संकेंद्रण पाया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। खनिजों का अयस्क कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चीजें पूछी जाती हैं और ज्यादातर खनिजों के अयस्क ही पूछे जाते हैं, जैसे लोहा अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है लोहे के प्रमुख अयस्कों की, के लोहा हमसे लो, ठीक है, लोहा, लोहा हमसे लो, ठीक है, लोहा हमसे लो। तो हमसे हेमेटाइट, में से मैग्नेटाइट, से सिंडराइट, लो से लिग्नाइट। तो ये प्रमुख अयस्क हैं लोहे के। और इसको लिए मैं आगे बताऊंगा कि ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे। लोहा हमसे लो, तो इसको मैंने कल ही बनाया था। मैं कल बैठे बैठे पूरा संडे में मैंने पूरी ट्रिकों को ही बनाया है बैठ पकड़ के। और इतिहास के अंतर्गत मैंने बहुत सारी ट्रिक वहाँ पे डाल दी हैं और आगे भी ट्रिक आती रहेंगी। हर एक चीज़ को मैं टॉपिक बाय टॉपिक, जो भी चीज़ें वहाँ आती रहेंगी सबको मैं आसान भाषा में आसान करके ट्रिक वहाँ पे डालता रहूँगा। तो इतिहास की वीडियो भी आप देखते रहिए, संडे स्पेशल होता है, इतिहास की क्लास चलती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो अयस्क कहते किसे हैं, जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण होता है, यानी एक ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसे लोह अयस्क कहा जाता है। उसे अयस्क कहते हैं। जैसे लोहे में मैंने बताया था लोहा हमसे लो, तो एक ट्रिक है लोहा हमसे लो, तो सीधे सीधे यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अब देखिए इनमें से कुछ होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था खनिज कितने प्रकार के होते हैं। होते हैं धात्विक खनिज। कौन से होते हैं? धात्विक। ठीक है, ये पढ़ा चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। धात्विक, अधात्विक, अधात्विक, लोह, लोह, ठीक है, लोह और अलोह। कौन सा? अलोह। अब ये जो कहाँ से प्राप्त होते हैं सर, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे धात्विक खनिजों की बात करें तो ये आग्नेय चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं, केवल और केवल आग्नेय चट्टानों में प्राप्त होते हैं। केवल धात्विक खनिज केवल आग्नेय चट्टानों में प्राप्त होते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं। इनको ध्यान रखना, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिजों की बात करें तो सर ये केवल और केवल परतदार चट्टानों में मिलते हैं। अधात्विक खनिज केवल परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, केवल परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। लोह खनिज की बात करें तो ये केवल सर रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ये केवल रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। और सर अगर हम अलोह की बात करें कि ये कौन से, ये सभी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? अलोह खनिज, ये सभी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए धात्विक खनिज कौन से होते हैं, धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिज जो पाए जाते हैं केवल और केवल किसमें, केवल आग्नेय क्रम की चट्टान यानी आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज की बात करें तो सर केवल परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। लोह की बात करें रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, और अलोह की बात करें सभी प्रकार की चट्टानों में इनकी उपस्थिति मौजूद होती है। तो ये लोह मैंने बताए थे कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में से भी वो आते हैं जिसमें लोहे की उपस्थिति होती है, और अधात्विक खनिजों में वो अलोह में वो आते हैं जिनमें लोहे की उपस्थिति नहीं होती, जैसे तांबा, पीतल, अभ्रक। ठीक है, ये सभी क्या है, लोहे की उपस्थिति नहीं होती है इनमें। तो अभ्रक तो आपके अधात्विक हो गया, लेकिन अलोह में जैसे आपके सोना है, चांदी है, इसमें लोहे की उपस्थिति नहीं होती, लेकिन क्या ये धातु नहीं है, धातु है ये। तो अधात्विक खनिज केवल परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, इनमें से निकल कर आते हैं लोह और एलोह अयस्क। ठीक है, धात्विक और अधात्विक से निकल कर आते हैं लोह और एलोह अयस्क। ठीक है, याद रखना ये खनिज भी मिलते हैं, लोह और एलोह खनिज। तो धात्विक खनिज कौन से होते हैं, केवल आग्नेय क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज केवल परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। लोह केवल रवेदार चट्टानों में, और एलोह सभी प्रकार की चट्टानों में ये उपस्थित होते हैं, याद रखना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे देखें, यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। देखिए भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज क्षेत्र, भारत के खनिज क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया यहाँ पे, और ये इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है ये, क्योंकि पश्चिम वाला है, पूरब वाला है, क्योंकि दक्षिण में पड़ता है तो इसलिए इसे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। तो भारत के खनिज क्षेत्र टॉपिक है हमारा, भारत के खनिज क्षेत्र। ठीक है, भारत में मुख्यतः खनिज क्षेत्रों की बात करें तो देखिए तीन ही खनिज क्षेत्र हैं, इन्हीं को उपभागों में फिर बांटा गया है। तो भारत में जो खनिज क्षेत्र हैं, तो पहला आता है आपके, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कौन सा बोलते हैं, उत्तर पूर्वीय। ये एक क्षेत्र है आपके उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। एक क्षेत्र तो ये हो गया आपके, जहां से खनिज बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है, और ये खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला क्षेत्र। तो इसे खनिज क्षेत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा जो क्षेत्र है इसी में जो आता है, दूसरा क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिमी। कौन सा, उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत सब आ जाता है। तो दूसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा हमारा, उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो दूसरा क्षेत्र हमारा ये आ गया, उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी ये पूरा जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और एक होता है सर दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो दक्षिणी पश्चिमी यानी ये वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र उत्तर पश्चिमी, और ये आ गया सर हमारा दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है हमारा, दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, तो तीन क्षेत्र हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, जहां से लौह अयस्क निकाला जाता है। तो तीन क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं तीन क्षेत्रों को इतने भागों में बांटा गया है, इसको बाद में समझाऊंगा, पहले यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एक आता है सर उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, इसका नाम है, जो सबसे पहले आता है इसका नाम है उत्तर पूर्वी, पश्चिमी छोड़िए, उत्तर
उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। देखिए इसे भारत का खनिज का हृदय भी कहा जाता है, इसे भारतीय खनिज का हृदय भी कहा जाता है। तो क्या आप कहते हैं इसे भारतीय खनिज का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, यह खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है, खनिजों का हृदय स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर मात्रा में खनिज, लगभग कम से कम देश का 60% खनिज इसी क्षेत्र से निकाला जाता है, और इसलिए इसे भारत का खनिज का हृदय भी कहा जाता है। यह प्राय आर्कियन शील्ड का क्षेत्र है, इसका है यह आर्कियन ठीक है, आर्कियन फील्ड का क्षेत्र है। यह आर्कियन फील्ड का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जो छोटा नागपुर का पठार यानी ओडिशा का पठार, हम कह सकते हैं जो ओडिशा के पठार जो क्षेत्र है, जो ओडिशा के पठार, ठीक है, इसके साथ साथ ओडिशा के पठार के साथ साथ छोटा नागपुर के पठार और छत्तीसगढ़ के पठार, यहां लिख देता हूं, तथा छत्तीसगढ़ के पठार से बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा फील्ड है, ये जो पूरी फील्ड है, ये वाली देख सकते हैं आप, ये वाली फील्ड पूरी, यहाँ पे आप देखिए ये पूरी फील्ड है, और इसको हम कह सकते हैं कि देखिए इसके अंतर्गत अभी बहुत सारे क्षेत्र आएंगे, अभी दिखाऊंगा कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। तो आप ये जो पूरा फील्ड है आप देख सकते हैं, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण पठार, जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, ये खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पठार है भारत में, और ये यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में यहाँ से खनिज निकाले जाते हैं, और इसे खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब इसके अंतर्गत अन्य, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसके विस्तार की हम बात करें, देखिए यहाँ तक तो हो गया। आइए विस्तार देख लेते हैं, विस्तार कौन कौन से, यानी किस क्षेत्र तक ये फैला हुआ है, तो विस्तार देख लीजिए इसी का विस्तार। ठीक है, विस्तार मुझे थोड़ी सी मिटाने की आदत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मैं साफ लिखना चाहता हूँ और मिट ज़्यादा जाता है मेरे हाथों से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक तो बिहार का पश्चिमी भाग, कौन सा, बिहार का पश्चिमी भाग, एक इसके अंतर्गत आता है बिहार का पश्चिमी भाग, कौन सा, पश्चिमी भाग, बिहार का पश्चिमी भाग इसी के अंतर्गत आता है। ये बिहार है, और बिहार का जो कि ये वाला क्षेत्र, बिहार का ये वाला क्षेत्र पश्चिमी भाग। दूसरा आता है सर झारखंड, संपूर्ण झारखंड। ठीक है, संपूर्ण झारखंड इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत सर ओडिशा इसी के अंतर्गत आता है, ओडिशा इसी के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा सर पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी राज्य हैं, जो इसी के अंतर्गत आते हैं। 4 राज्य इसी के अंतर्गत फैले हुए हैं, ओडिशा का भाग है इसमें अंतर्गत। ठीक है, संपूर्ण झारखंड इसके अंतर्गत आता है, ओडिशा इसके अंतर्गत आता है, पश्चिम बंगाल इसके अंतर्गत आता है, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बना भी रखा, तो इसी को बोलते हैं उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसी को हृदय स्थल कहा जाता है खनिजों का, यानी भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, इसे भारत की लौह अयस्क, कौन सा, इसे भारत की लौह एवं इस्पात पेटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए इस क्षेत्र को यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद खनिज देखेंगे। नोट करके यहाँ लिख लीजिए आप, नोट करके कि इसे भारत की लौह एवं
लौह एवं इस्पात पेटी भी कहते हैं, इस्पात पेटी भी कहा जाता है। अब देखिए इसे क्यों कहा जाता है इस्पात पेटी, क्योंकि देश के सबसे बड़े बड़े, देश के जितने भी बड़े बड़े लौह इस्पात संयंत्र हैं वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत लगे हुए, जैसे भिलाई है, बोकारो है, ठीक है, ये सभी के सभी जो इस्पात संयंत्र है, देश के बड़े बड़े इस्पात संयंत्र हैं वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओडिशा, बोकारो, ठीक है, ये हो गया उड़ीसा में लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। तो जितने भी देश के बड़े बड़े इस्पात संयंत्र हैं उनको इसी क्षेत्र के अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है, इसीलिए इसे लौह एवं इस्पात की पेटी भी कहा जाता है, क्योंकि लौह अयस्क अधिक मात्रा में निकाला जाता है भारत में, ठीक है, याद रखना। चलिए, कोयला भी निकाला जाता है, अभी आएंगे हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ कितने % मात्रा में भारत किस क्षेत्र में नंबर 1 पे है, किस क्षेत्र में नंबर 1 पे नहीं है। अभ्रक के उत्पादन में हम पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। अभ्रक, क्योंकि अभ्रक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। अभ्रक अभी आएगा, आप देखेंगे अभ्रक की पेटी बहुत सारी मिलेंगी आपको, यहाँ तो 1-2 दिख रही है, बहुत सारी पेटियाँ दिखाऊंगा अभी आपको यहाँ पे, ठीक याद रखना। तो नोट करके लिख लीजिए, इसे इस्पात की लौह एवं इस्पात पेटी भी कहा जाता है। किसको? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को। आइए जानते हैं इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख अयस्क। प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं, देखिए। प्रमुख अयस्क, सॉरी प्रमुख खनिज, बाय मिस्टेक, प्रमुख खनिज, अयस्क नहीं, प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज, देखिए इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, एक तो है कोयला, साथ साथ लिखते चलिए कोयला। नंबर 2 की बात करें, इसी के अंतर्गत पाए जाने वाले लौह अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क, यहां तक दिख रहा है ना, लौह अयस्क, ठीक है, अभ्रक, मैग्नीज, मैग्नीज इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, देखने में जरा यहाँ तक दिख रहा नहीं दिख रहा जी, अभ्रक के बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है, 1 मिनट जरा, चलिए यहाँ तक हो गया, दिख रहा है, ठीक है। अभ्रक, मैग्नीज, और मैग्नीज के साथ साथ ब्रोमाइट, ब्रोमाइट के बाद इल्मेनाइट, तो ब्रोमाइट, ब्रोमाइट, ठीक है, इल्मेनाइट, इल्मेनाइट, इल्मेनाइट की उपस्थिति भी इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसी के साथ साथ सर बॉक्साइट, फास्फेट, बॉक्साइट, बॉक्साइट, फास्फेट, फास्फेट, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, चूना पत्थर, लेकिन ये सबसे अधिक मात्रा में राजस्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सर तांबा और डोलोमाइट, ठीक है, कौन सा? तांबा और डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट। ये देखिए यहाँ पर मैं इन्हें लिखवाने का मेरा उद्देश्य इतना है कि अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में आ जाए और एग्जाम में वो चीज़ें आपको आ जाए कि जो इन क्षेत्रों में कॉमन है वो तो सभी में पाई जाएंगी, इस क्षेत्र में भी है, दूसरे क्षेत्र में, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, अन्य किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इनमें से देखना भी, एक एक को नोट करते चलना, उसके बाद आगे चलेंगे हम आगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला है, लौह अयस्क है, लोहा तो सब ज्यादा क्योंकि इसे लोह की पेटी भी कहते हैं, इस्पात में लोहे की पेटी कहा जाता है। अम्रक, अभ्रक, मैग्नीज, ब्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फास्फेट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर। चीनी मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं, खुर्जा इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है खुर्जा, ठीक है। चूना पत्थर, तांबा, डोलोमाइट, ये प्रमुख खनिज हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में, बिहार, संपूर्ण झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ है सर? आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। इसे हृदय स्थल भी कहते हैं भारत का, इस क्षेत्र को, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार, उड़ीसा के पठार, छत्तीसगढ़ के पठार इसके अंतर्गत प्रमुख पठार आते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए यहाँ तक हो गया, अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट में।
चलिए आगे चलें। यहां तक हो गया ना, आगे चलते हैं। आगे देखें। चलिए आगे हम चलते हैं मध्य क्षेत्र को। कौन से क्षेत्र की बात करते हैं सर? मध्य क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र की बात करें सर हम, मध्य क्षेत्र की, मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले, इसका विस्तार कहां तक है? तो विस्तार देखिए इसका, पहले तो विस्तार, विस्तार, विस्तार इसके अंतर्गत आने वाला विस्तार देखिए कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाला जो विस्तार है, मध्य प्रदेश यानी एमपी, छत्तीसगढ़ इसी के अंतर्गत आता है, तेलंगाना इसी के अंतर्गत आता है, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है वो है पूर्वी महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र का पूर्वी वाला क्षेत्र। तो पूर्वी, पूर्वी महाराष्ट्र, ठीक है, पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र। यह खनिज संसाधन की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल है। यानी यह क्षेत्र खनिज संसाधन की दृष्टि से पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज क्षेत्र माना जाता है वो आता है आपके मध्य क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख राज्य हैं वो है आपके देखिए जुकाम हो रहा है थोड़ा सा, और तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र। तो ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख अयस्क, चलिए इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख अयस्क, सॉरी प्रमुख खनिज, आज जुकाम की वजह से पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रमुख खनिज, बार बार अयस्क बोल देता हूँ, लेकिन अयस्क भी खनिजों से निकल कर आते हैं। तो प्रमुख अयस्क, प्रमुख खनिज कौन कौन से देखिए, मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज के साथ साथ सर बॉक्साइड है, कोयला है, बॉक्साइड है, कोयला सर इसी के अंतर्गत आता है। कोयले के साथ साथ सर लौह अयस्क, लौह अयस्क, ठीक है। आज जुकाम ने परेशान कर रखा है। लौह अयस्क किसके अंतर्गत आता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट चूना पत्थर, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, ठीक है। संगमरमर, संगमरमर और अभ्रक, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। ये कुछ प्रमुख अयस्क हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, याद रखना। चलिए आइए जानते हैं दक्षिणी क्षेत्र के बारे में। दक्षिणी क्षेत्र, ये वाला दक्षिणी क्षेत्र। तो दक्षिणी क्षेत्र को देख लेते हैं एक बार। नंबर तीसरा जो क्षेत्र आ रहा है उसका नाम है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो पहला हम जानते हैं विस्तार, विस्तार। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो विस्तार कौन कौन सा है इसका? कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का पठार। कौन सा? कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार और
तमिलनाडु का पठार, ये इसके अंतर्गत आते हैं। कर्नाटक का पठार इसके अंतर्गत आता है, तमिलनाडु का पठार इसके अंतर्गत आता है। तो ये देखिए आप, ये कर्नाटक है इधर वाला क्षेत्र, और ये तमिलनाडु का पठार है, इसी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। याद रखना, ये इसी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, ये वाले। और ये जो आप देख सके हैं, ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर है। ये खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं खनिज, और भारत में जो क्षेत्र है इनका वो हम देख रहे हैं। तो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक का पठार, कर्नाटक ये वाले क्षेत्र है, तमिलनाडु का पठार ये वाला क्षेत्र है, यहाँ तक आता है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिजों की बात करें, कौन कौन से प्रमुख खनिज है, तो प्रमुख खनिज देखिए, प्रमुख खनिज। जाती हुई सर्दी बहुत परेशान करती है, तो आप लोग भी बच कर रहिए थोड़ा सा, ठीक है। प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिज सोना है, लोएस्क है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, ठीक है। सोना है, मैग्नीज है, सोना है, और इसके साथ साथ लोएस्क है, क्रोमाइट है, और इसके साथ साथ मैग्नीज है। तो सोना है, क्रोमाइट है, सोना, क्रोमाइट, लोएस्क, लोएस्क भी यहाँ पे पाया जाता है, लोएस्क, और इसके साथ साथ मैग्नीज यानी एमजी। एमजी की उपस्थिति यानी मैग्नीज की उपस्थिति भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ से सर जो पाया जाता है लिग्नाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, ठीक है। लिग्नाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, जिप्सम की उपस्थिति भी यही इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जिप्सम। और जिप्सम के साथ साथ सब एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस की भी उपस्थिति इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डोलोमाइट यहीं पर पाया जाता है, डोलोमाइट भी पाया जाता है। डोलोमाइट के साथ साथ यहाँ पर और भी, जैसे चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, इल्मेनाइट, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर इल्मेनाइट के साथ साथ यहाँ पे चीनी मिट्टी जिससे बर्तन बनते हैं, जैसे कप बनते हैं, ठीक है। चीनी मिट्टी, यहाँ से ध्यान रखना, चीनी मिट्टी भी पाई जाती है। और चीनी मिट्टी के साथ साथ सर यहाँ पर चूना पत्थर, कौन सा, चूना पत्थर। भाई देखिए, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है इस समय। मैंने चाहता कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे। मैं बता रहा हूँ कि मैंने अब इससे पहले मैंने बुद्धा एकेडमी में पढ़ाया है, और मैंने अभी हाल ही में रिसेंटली वो छोड़ा है। तो मैंने वहाँ पे जो पढ़ाया है, ठीक है, वहाँ मैंने जीके जीएस इतनी अच्छी से कराई थी वहाँ पे कि 27 और 28 तक क्वेश्चन लगे हैं मेरे पढ़ाए हुए वहाँ पे। अगर किसी भाई कोई नज़दीक हमारे देख रहा हो और यहाँ पे आसपास, खुर्जा क्षेत्र के आसपास, तो आप बुद्धा एकेडमी जाइए, वहाँ अभी बढ़िया फैकल्टी है वहाँ पे अभी भी। मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले ही छोड़ा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने जो जीएस वहाँ पर कराई थी, मैंने जीएस और जीएस मैंने जो कराई थी वहाँ पे, इस जीएस में मैंने इतना कराया था उनका, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था पूरा। फिर भी मेरे पढ़ाए हुए 27 और 28 क्वेश्चन, 27 देखिए 28 लगे थे मेरे 17 की पहली शिफ्ट में, 27 लगे थे मेरे 17 की शाम की शिफ्ट में क्वेश्चन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत कराई थी वहाँ पे स्टूडेंटों के साथ, हर एक चीज़ें कराई थी मैंने स्टडी जी के नहीं पढ़ाई बिल्कुल भी। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसे था, मैं इस प्रकार से पढ़ाता था। मैं बहुत स्टूडेंटों ने कहा था, शिकायत भी करी थी मेरी जा करके वहाँ पे कि सर स्टडी जी के नहीं कराते हैं वो। मैंने कहा था स्टडी जी होती क्या है, पहले मुझे ये बता दीजिए, स्टडी जी के क्या होती है। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके लिए स्टडी जी के है क्या यार। इतिहास में मैंने इस तरीके से पढ़ाया था कि एक एक चीज़ें मैंने उनको नोट कराई थी, एक एक चीज़ें मैंने उनको बताई थी। क्या मैप बना करके मैं इतिहास भी पढ़ाता हूँ, तो मैप बना करके ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो मैप बना करके, ठीक है। तो याद रखना। तो बाकी चीज़ें देखिए इस तरीके से यहाँ पे पूछी जाती हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो याद रखना, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चनों को आप चेक कर लेना, या फिर आपके कोई सहपाठी वगैरह हो तो नोट्स चेक कर लेना, आपको क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो मैंने लिखवाए तो नहीं थे, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में जिक्र किया था। जैसे मैंने एक बार मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, एक मिनट ज़रा, मैं पढ़ा रहा था एक बार कि भारत के जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, तो मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के बारे में बता रहा था। कह रहा था कि कोरल रीफ जो है महान प्रवाल भित्ति कहते हैं, और महान प्रवाल भित्ति तो मूंगा चट्टानों से बनती है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ी है पूरी दुनिया में।
और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले भाग में फैली हुई है, कई कई किलोमीटर, ठीक है, इसका विस्तार है। और इसके बाद फिर मैंने बताया था कि हमारे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी का हिस्सा बना हुआ है और लक्षद्वीप इसी का हिस्सा है, कोरल रीफ का, मूंगा चट्टाने बोलते हैं इन्हें। तो वो क्वेश्चन वहाँ आ गया था। तो जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा बताते हैं उनमें से कभी कभी ना क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि क्वेश्चन कभी ना कभी पुटअप कर लेता हूँ उनसे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे आए, आगे देखें। दक्षिणी क्षेत्र की बात है, हो गया, ये हो गया। दूसरा, अब हम बात करते हैं, सर 3 क्षेत्र हो गए हमारे, अब बात करते हैं हम आगे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लिख देते हैं हम दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। नंबर चौथा क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? चौथा जो क्षेत्र है वो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र सामान्यतः इसका विस्तार जो पाया जाता है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का, देखिए ये है दक्षिण, ये दक्षिण है और ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र है इधर वाला। तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण यानी दक्षिणी कर्नाटक, ये वाला क्षेत्र आता है दक्षिणी कर्नाटक। तो विस्तार की बात करें हम इसमें कि विस्तार कहाँ तक है, तो विस्तार देखिए, विस्तार देख लीजिए, विस्तार है आपके दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक यानी कर्नाटक के दक्षिणी वाला क्षेत्र, गोवा इसी के अंतर्गत आता है। और गोवा के साथ साथ यहाँ पे तो एक और क्षेत्र आता है, इसका नाम है केरल। तो केरल वाला क्षेत्र भी यहाँ पर आ रहा है। तीसरा कौन सा है? केरल। तो ये प्रमुख क्षेत्र है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की बात करें कि कौन कौन से खनिज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख खनिज, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख खनिज, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है लिखने की। चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए मध्य क्षेत्र हो गए, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, किसकी? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो मैंने अभी लिखा है, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और विस्तार। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो मैंने बताया था अभी आपके इसकी दक्षिण कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, कर्नाटक का दक्षिणी भाग, कर्नाटक का दक्षिणी भाग, क्योंकि ऐसे मैंने बताया था कर्नाटक का दक्षिणी भाग, कर्नाटक, ठीक है। और फिर गोवा, और इसमें नंबर 3 पर आता है सर केरल। ये प्रमुख 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। विस्तार इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला प्रमुख विस्तार यानी राज्य है कर्नाटक का दक्षिणी भाग, गोवा और एक केरल। आइए जानते हैं प्रमुख खनिजों के बारे में। प्रमुख खनिज, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख खनिज, पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तो इसमें ठीक है, इसका नाम है ठीक है, एल्मेनाइट इसके अंतर्गत पाया जाता है। एल्मेनाइट के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य चीजें पाई जाती है जैसे जिरकॉन, मोनोजाइट, एक मोनोजाइट बालू पाई जाती है, याद रखना, और एक होता है गार्नेट, ठीक है। तो कौन सा है? एल्मेनाइट इसके अंतर्गत पाया जाता है। एल्मेनाइट के साथ साथ यहाँ पर पाया जाता है सर जिरकॉन। क्या? जिरकॉन पाया जाता है सर। मोनोजाइट बालू पाई जाती है, मोनोजाइट बालू पाई जाती है। इसके अंतर्गत सर और चीजें पाई जाती है, इसका नाम होता है गार्नेट। क्या होता है? गार्नेट सर इसके अंतर्गत पाई जाती है। 5वीं की बात करें तो चीनी मिट्टी, लौह अयस्क, लौह अयस्क इसी के अंतर्गत पाया जाता है, लौह अयस्क। और यहाँ देख सकते हैं ये वाले पूरे क्षेत्र इसी में है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, ठीक है, कौन सा? बॉक्साइट है, अभ्रक है,
बॉक्साइट, ठीक है, अभ्रक, अभ्रक इसके अंतर्गत आता है। और चूना पत्थर, चूना पत्थर तो देखिए पाया जाता है हर जगह, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर। और इसके अंतर्गत चूना पत्थर के साथ साथ सर एक चीज और पाया जाए, सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन इसके अंतर्गत आता है, सॉफ्ट स्टोन। सॉफ्ट स्टोन भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, याद रखना। तो पाए जाने वाले प्रमुख खनिज सॉफ्ट स्टोन, चूना पत्थर, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करें तो अगला जो क्षेत्र आता है हमारा उत्तर पश्चिमी, कौन सा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हम इसके बारे में बात करते हैं अब आगे। तो इस क्षेत्र का नाम है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा है, नंबर 5, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इसका विस्तार, विस्तार, ठीक है, ये पांचवा पार्ट है इसका, पांचवा क्षेत्र, ठीक है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और इसका विस्तार कहाँ तक है, तो विस्तार देखिए आप सभी लोग, विस्तार इसका, तो इसके विस्तार की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है वो है आपके राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। और राजस्थान में भी एक साथ पड़ता है अरावली क्षेत्र, राजस्थान का अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, ठीक है, अरावली ही लिखे देता हूँ बाकी आप समझदार हो, अरावली क्षेत्र। दूसरा आता है सर गुजरात, गुजरात इसी के अंतर्गत आता है। गुजरात के साथ साथ सर यहाँ पर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र भी आता है, इसमें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की हम बात करें कि प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, ये जानते हैं प्रमुख खनिजों को लेकर, प्रमुख खनिज, खनिज। और ये भवन निर्माण सामग्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ से भवन निर्माण सामग्री बहुत बड़े मात्रा में पाई जाती हैं। और इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में तो जैसे कि आपको यहाँ से तांबा है, सीसा है, जस्ता है, मैग्नीज है। तो तांबा है, सीसा है, ठीक है, जस्ता है, मैग्नीज है, मैग्नीज है, इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा सर यहाँ पे अभ्रक है, ठीक है, क्या पाया जाता है, अभ्रक पाई जाती है, एस्बेस्टस पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, एस्बेस्टस पाया जाता है, और एक खनिज तेल भी पाया जाता है इसी के अंतर्गत। तो एस्बेस्टस, एस्बेस्टस है, ठीक है, अभ्रक है और खनिज तेल, खनिज तेल, क्योंकि खनिज तेल, क्योंकि यहाँ पर एक मुंबई हाई है और मुंबई हाई। तो भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम के बारे में जो तेल का कुआं खोदा गया था वो तो आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र में, दूसरा कुआं भी आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही खोजा गया था, याद रखना। ये लगभग 19वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी जब भारत में चल रही थी तो उस समय तेल का कुआं। लेकिन अब इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण जो तेल का स्टोर है हमारे पास वो है मुंबई हाई। मुंबई हाई क्षेत्र कहते हैं इसे, अपतटीय क्षेत्र भी कहा जाता है, अपतटीय क्षेत्र इसे कहते हैं। और इसी से हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो खनिज तेल भी इसी के अंतर्गत आते हैं, याद रखना, खनिज तेल। तो तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, खनिज तेल, एस्बेस्टस, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम भी इसी क्षेत्र से निकाला जाता है, यूरेनियम, कौन सा, यूरेनियम, यूरेनियम भी इसी क्षेत्र से निकाला जाता है। तो यूरेनियम, देखिए यूरेनियम का पहली बार जिक्र हुआ है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत, यूरेनियम पहली बार इसका आया यहाँ पे। तो यूरेनियम और खनिज तेल ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिनको भी पहली बार ही हम देख रहे हैं, अब तक के क्षेत्रों के अंतर्गत अभी तक ये नहीं आए थे, लेकिन अब यहाँ पर आ गया। बाकी सब में देखिए कॉमन क्या है, देखिए तांबा, तांबा पहले वाले क्षेत्र में लिखा था, सीसा यहाँ पर पहली बार इस्तेमाल हो गया, जस्ता, तो जस्ता इनमें भी होगा, मैग्नीज तो देखिए सभी में ही है, मैग्नीज तो सभी से में आता है ज़्यादातर मुख्य तौर पर, अभ्रक सभी में कॉमन होता है, देखिए अभ्रक यहाँ भी है, अभ्रक यहाँ भी है। और मैंने कहा भी था आपसे कि अभ्रक उत्पादन में भारत का नंबर 1 स्थान है। अभ्रक, अभ्रक आपने देखी नहीं होगी, लेकिन अभी होली आने वाली, अभ्रक देख लेना आप लोग। गुलाल में जो चिलकने सी चीज होती है जो दूर से चमकती है वो अभ्रक, अभ्रक होती है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अगले क्षेत्र की बात करें तो ये है आपका हिमालयी क्षेत्र। कौन सा है, हिमालयी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत ये वाली पूरी चीजें आती हैं, ये हिमालयी क्षेत्र है। अब हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की हम बात करेंगे और
इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र। तो पहले आप इसको कीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र नंबर 6 पर आता है सर, हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र और इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और क्षेत्र। तो एक तरफ लिखेंगे हम विस्तार इसका, और एक तरफ उसी से पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, खनिज और विस्तार। ठीक है, तो विस्तार की बात करें तो देखिए इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा आपके अल्मोड़ा अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के साथ साथ सर यहाँ पर आता है तारा देवी, तारा देवी और रामबन, सलाल है, रामबन है, सलाल, रामबन, रामबन। ठीक है, इसके साथ साथ सर यहाँ पे मसूरी, मसूरी श्रेणी, मसूरी है। और मसूरी श्रेणी के साथ साथ सर यहाँ पर असम और मेघालय, असम और मेघालय। ठीक है, और इसके साथ साथ सर यहाँ पे एक और आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के। और इसके अंतर्गत अल्मोड़ा से क्या चीज़ें पाई जाती है, तो अल्मोड़ा की बात करें सर मैग्नेटाइट, क्या नाम है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इसी के अंतर्गत पाई जाती है। तारा देवी की बात करें तो तारा देवी से पाइराइट पाया जाता है, पाइराइट, पाइराइट। और यहाँ से पाया जाता है सर बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया जाता है। रामबन की बात करें तो रामबन से जिप्सम पाया जाता है, जिप्सम, क्या, जिप्सम, जिप्सम रामबन से। मसूरी की बात करें तो यहाँ पे फास्फोराइट, फास्फोराइट, फास्फोराइट। और सर असम मेघालय की बात करें हमसे पेट्रोलियम यानी हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पाया जाता है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पे सर प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। और यहाँ से सर यहाँ पे पाया जाता है सीमेंट है, चूना पत्थर है, और उसके बाद डोलोमाइट है, सीमेंट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, डोलोमाइट ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर कौन सा क्षेत्र है, इसके अलावा सर अरब सागर वाला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है, अरब सागर। और अरब सागर यानी आपके सागरीय क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पश्चिमी तट के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र आता है, पूर्वी तट के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र आता है, यानी बंगाली खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी। ठीक है, और इनसे भी कुछ मात्रा में खनिज निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस यहीं से निकाली जाती है, यहीं से, इस वाले क्षेत्र से। ठीक है, चलिए, आई होप कि क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत। और देखिए शॉर्ट वीडियो आपकी आ रही है, शॉर्ट ट्रिक आ रही है आपके लिए जीके जीएस की। आप हमारे शॉर्ट वीडियो को भी देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैं जीके जीएस से संबंधित बहुत सारी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ट्रिक भी बना रहा हूँ याद करने के लिए, आसान आसान। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।